जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, बच्चा जब 12th करता है और पीसीएम से करता है तो उसकी सबसे पहली इच्छा होती है कि मैं इंजीनियरिंग की तरफ जाऊं, या कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मुझे क्या करना है। तो यदि आप इंजीनियरिंग का प्लान कर रहे हैं, यानी कि बीटेक या बीई का प्लान कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरी डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि किन बच्चों को बीटेक करना चाहिए, कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए और इसके बाद में क्या कैरियर ऑप्शंस रहता है, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एक एक पॉइंट में आपको डिस्कस करने वाला हूं इस चार्ट के थ्रू। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और यदि आपको लगे कि वीडियो इंफॉर्मेटिव रही या आपको इंफॉर्मेशन हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं बीटेक की फुल फॉर्म की, जो कि जनरल सी बात है, सभी को लगभग पता होता है कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री प्राप्त करना। अब इससे आगे बात करते हैं, जो आपकी ड्यूरेशन की भी बात करें तो ड्यूरेशन सभी को पता है, जो इसकी ड्यूरेशन होती है वो आपकी 4 ईयर होती है। यानी कि यदि आपने 12th किया है, 12th के बाद करते हैं तो ड्यूरेशन कितनी होती है भैया इसकी 4 ईयर, यानी कि 4 साल की इसकी ड्यूरेशन होती है। यदि आपने पॉलिटेक्निक किया है तो आपको लेटर एंट्री मिल जाती है, तो उस केस में आपकी जो बीटेक होती है वो 3 ईयर की होती है। अब आगे बात करते हैं कि इसकी ब्रांचेस, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसमें सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इंजीनियरिंग तो ठीक है कि आपको इंजीनियरिंग करनी है, अब वो किस ब्रांच में करनी है, किस में जॉब ज्यादा है, किस में आपका फील्ड जो है आपको अच्छा रहेगा, किस में आपकी जो कौन सी ब्रांच है आपको सूट करेगी, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो ब्रांच आती है, सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है CSE, यानी कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, यानी कि कंप्यूटर साइंस। सबसे पहले और सबसे टॉप मोस्ट जो ब्रांच है वो है आपका कंप्यूटर साइंस, क्योंकि कंप्यूटर साइंस एक ऐसी ब्रांच है जिसका स्कोप कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। क्योंकि हर एक चीजें, जो भी चीज है, किसी भी चीज को आप ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लो, सब सारी चीजें किससे जुड़ी हुई हैं, कंप्यूटर साइंस से जुड़ी हुई हैं। कंप्यूटर साइंस के बिना तो आज की डेट में जिंदगी अधूरी है, तो इसलिए इसका जो स्कोप है कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। बस डिपेंड करता है कि जो इसकी टेक्नोलॉजी है दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, हम जो इसमें जॉब है वो किस डिपार्टमेंट में करना चाह रहे हैं। इसमें भी बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम रफली बात करते हैं कि यदि आपको बीटेक करना है, आप गर्ल हैं, स्पेशली गर्ल्स के लिए जो सबसे अच्छी ब्रांच मानी जाती है वो मानी जाती है CS, कंप्यूटर साइंस, यानी कि व्हाइट कॉलर की इसमें हमें जॉब मिलती है, यानी कि ऑफिस में हमें बैठना होता है। अब फिर चाहे वो किसी भी टाइप का आपका इसमें आपको मिले, वेब डिजाइनिंग में हो या आपका फिर वेब डेवलपमेंट में हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हो, किसी भी फील्ड में हो, तो इसमें व्हाइट कॉलर की आपकी जॉब होती है। अब बात करते हैं इसमें कोर्स ड्यूरेशन, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कितने साल, या 3 ईयर या आपका 4 ईयर। 3 ईयर आपको किसके लिए होती है भैया, जो डिप्लोमा करते हैं, डिप्लोमा के बाद में उनको लेटरल एंट्री मिल जाती है। और नेक्स्ट है आपका 4 ईयर। अब इसमें आपकी जो ब्रांचेस रह गई उनको भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपका ME मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसकी भी काफी अच्छी जॉब आती है, इसका भी स्कोप काफी अच्छा है। दूसरे नंबर पर इसको माना जाता है। मैकेनिकल में बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब भी हैं, जैसे आपका रेलवे हो गया, आर्मी हो गया, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब है। कंप्यूटर साइंस में भी बहुत सारी जॉब निकलती हैं, जो कि स्पेशली बीटेक CS वालों के लिए ही निकलती हैं। जैसे आपका इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है, और भी बहुत सारी जो गवर्नमेंट की वैकेंसी आती हैं, जो स्पेशली टेक्निकल वैकेंसी CS वालों के लिए आती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बीटेक वालों के लिए आती हैं। अब इससे आगे बात करें CE, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग, यानी कि यदि आपका कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्ट है, यानी कि आपका बिल्डिंग वगैरह जो होती है उसमें भी आपकी बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब आती है। जैसे आपका हम रेलवे की बात करें, चाहे आपका जो अथॉरिटी होती है, DDA हो गया, GDA हो गया, अलग अलग जो वैकेंसीज आती हैं उनकी आ गई, NHI की आ गई, रेलवे की आ गई, दिल्ली मेट्रो की आ गई। तो इसमें भी बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, यानी कि गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, प्राइवेट के बहुत सारे होते हैं, जैसे भूटानी ग्रुप अलग अलग जो है वो भी हायर करते हैं। यानी कि दिन प्रतिदिन आपको पता है कंस्ट्रक्शन बढ़ता जा रहा है। अब उसमें जो इंजीनियर होते हैं वो कौन होते हैं भैया, सिविल इंजीनियर, जो काम कराते हैं। तो इस पर भी हम पूरी एक वीडियो बनाएंगे सिविल इंजीनियर के ऊपर। इसके आगे हो गया EEE, यानी कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी काफी अच्छी ब्रांच मानी जाती है। इसमें भी गवर्नमेंट की काफी सारी वैकेंसीज आती हैं, जैसे आपका रेलवे में हो गया, विद्युत विभाग में हो गया, बहुत सारी वैकेंसीज इसमें भी गवर्नमेंट में आती हैं। इसके आगे IT है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और भी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं जिनको हम एक्सप्लेन करेंगे। एरोनॉटिकल हो गया, तो बहुत सारी ब्रांचेज आती हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। अलग अलग सेपरेट वीडियो आपको
मिलने वाली है। अब आगे बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपके 12th में 50% होना अनिवार्य है, यानी कि 50% आपके हों, और जो आपके पीसीएम में, इसके बाद में ओवरऑल भी आपके 50% होने चाहिए। इसके बाद में आपका जो 45% यानी कि जो SC ST आपको कैटेगरी की छूट मिलती है, वो कितनी मिल जाती है भाई, आपको 5% की छूट मिल जाती है, 45%। कुछ स्टेट में या कुछ जगह हम कहें तो ये क्या है भाई, आपका यहाँ पर 50 की जगह 45 है। कितना है, 45, और यहाँ पर कितना है भाई, 40% है। क्लियर है आपको। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें एडमिशन का प्रोसेस या कैसे हम इसको करें, बीटेक कहां से हमें करना चाहिए। तो इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से होते हैं। तो एंट्रेंस एग्जाम की यदि हम बात करें तो सबसे पहला आता है जेईई मेन, यानी कि जो पूरे इंडिया के लिए कराया जाता है। किसके लिए भैया, पूरे इंडिया के लिए कराया जाता है जेईई मेंस का एग्जाम। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में होता है आपका यूपी 2 का एग्जाम होता था, लेकिन इस बार से यूपी 2 का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया और उसका नाम जो है अलग एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम करा दिया गया, जिसका नाम हो गया है यूपी कैट, यानी कि उत्तर प्रदेश कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो यानी कि इस बार जो हो रहा है आपका यूपी कैट का एग्जाम हो रहा है, जो कि हर साल होता था यूपी 2 का एग्जाम होता था, जो AKTU यूनिवर्सिटी के लिए कराया जाता था। अब इसके आगे और भी बहुत सारी अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, जिसके लिए कराया जाता है। बिट सेट का हो गया, विट EE का हो गया, आपका SRM JEE का हो गया। तो यानी कि जो SRM यूनिवर्सिटी है अपने आप में एक ब्रांड है, वो भी अपना एग्जाम कंडक्ट कराती है। और आपको जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो मेरिट के बेस पे एडमिशन लेती हैं, तो यानी कि आप जो किसी स्टेट में या आप एक बढ़िया ब्रांडेड कॉलेज में NIT में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो आप IIT में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो किसके थ्रू होता है, आपका जेईई मेंस के थ्रू होता है। तो आप कुछ यूनिवर्सिटीज में मेरिट के बेस पे भी एडमिशन कराया जाता है। तो अब इसके आगे बात करते हैं फीस की। तो भैया फीस जो डिपेंड करता है इसमें, वो डिपेंड करता है आपका कॉलेज के ऊपर, यानी कि आप किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से अपना बीटेक कर रहे हैं। यानी कि फीस डिपेंड करती है पूरी टोटली कॉलेज या यूनिवर्सिटी के ऊपर कि आप किस यूनिवर्सिटी कॉलेज से कर रहे हैं। मिनिमम फीस आप मान के चलिए, यदि आप किसी भी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो मिनिमम फीस आपकी 1 लाख से 1.5 लाख रुपए मिनिमम, और मैक्सिमम फीस आपकी 2.5 से 3 लाख रुपए मिनिमम इसकी फीस होती है पर ईयर की। और साथियों, मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक इंफॉर्मेशन और शेयर कर देता हूं कि सक्षम एजुकेशन हर साल हजारों बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है, यानी सक्षम एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। तो उसकी तरफ से, यानी कि जो गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप मिलती है वो आपकी अलग होती है, और जो सक्षम एजुकेशन की तरफ से मिलती है वो स्कॉलरशिप अलग होती है। तो उसके लिए आप भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसके लिए आपको कोई चार्ज पे नहीं करना होता। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से, तो उसको आप फिल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यानी कि आपने जैसे बीटेक कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में यदि आप स्टडी करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो आता है आपका एमटेक। क्या कर सकते हैं, अपनी मास्टर डिग्री ले सकते हैं इंजीनियरिंग में, यानी कि बीटेक के बाद आप क्या कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं। एमटेक के बाद बहुत सारे ऑप्शन आप खुल जाते हैं आपके, आप पीएचडी कर सकते हैं, आप एज अ टीचर बन जाते हैं कि बीएड को बीटेक को पढ़ा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन आपके खुल जाते हैं एमटेक के बाद। नेक्स्ट है आप एमबीए कर सकते हैं, यानी कि जैसे आपने कंप्यूटर साइंस से किया, कंप्यूटर साइंस से करने के बाद में आप एक कंपनी में ज्वाइन कर लिया, अच्छी खासी पोजीशन आपको मिल गई, उसमें आपको प्रमोशन के लिए, यानी कि आपकी जॉब इस टाइप की है कि आपको प्रमोशन के लिए हायर डिग्री चाहिए, तो आप एमबीए कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं। इसके बाद में आप एलएलबी भी कर सकते हैं, यदि किसी कंपनी के आप एडवाइजर बन गए हैं या इस टाइप का आपका जॉब है तो आप एलएलबी कर सकते हैं। बीएड कर सकते हैं यदि आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है, मैथ के टीचर बनना चाहते हैं या किसी भी कंप्यूटर साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो आप बीएड कर सकते हैं। और भी कोर्स हैं इस टाइप से जो आप इसके हायर डिग्री के कर सकते हैं बीटेक करने के बाद में, यानी कि बीटेक आपकी बैचलर डिग्री होती है, बैचलर डिग्री के बाद में जो भी आपके ऑप्शन आते हैं वो आप कर सकते हो। अब इसके बाद में बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शन कि इसके बाद में गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शंस क्या हैं। तो साथियों, बीटेक करने के बाद में आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं, आप इसके बाद में रेलवे के एग्जाम दे सकते हैं, आप इसके बाद में जो टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी निकलती है स्पेशल, यानी कि जो बीटेक के लिए सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल डिपार्टमेंट में बीटेक वाले बंदे भर सकते हैं, तो उनको आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसमें जो नॉर्मल ग्रेजुएशन होते हैं वो फिल नहीं कर सकते, यानी कि नॉर्मल में जो आपके फॉर्म आते हैं, जैसे आपका एसएससी सीजीएल है, तो एसएससी सीजीएल में जिन्होंने बीए कर रखा है वो भी फिल कर सकते हैं, बीकॉम कर रखा है वो भी कर सकते हैं, और आपने बीटेक कर रखा है तो आप भी फिल कर सकते हैं। आपका जैसे एसएससी सीपीओ का आता है वो आप भी फिल कर सकते हैं। तो यानी कि यदि आपने बीटेक किया है, जितने भी ग्रेजुएशन लेवल के फॉर्म आते हैं, चाहे वो बैंकिंग का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, वो सब आप फिल कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे फॉर्म ऐसे आते हैं, जैसे आपका आर्मी में भी आता
आता है, नेवी में भी आता है कि वो टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए निकलते हैं, स्पेशली टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए निकलते हैं। उन फॉर्म को सिर्फ और सिर्फ कौन फिल कर सकते हैं, या तो बीटेक किए हुए वाले बच्चे या फिर जिन्होंने बीई किया हुआ है, तो वही सिर्फ उनको फिल कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं गवर्नमेंट जॉब में। अब इसके बाद में बात करें कैरियर आफ्टर बीटेक। भैया कैरियर आफ्टर बीटेक यानी कि यदि प्राइवेट सेक्टर की हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी ब्रांच ली है और आपने जो है किस कॉलेज से बीटेक किया है, उस कॉलेज की पोजीशन क्या है, वहां पर कैंपस प्लेसमेंट होता है या नहीं होता है, वो टोटली डिपेंड करता है उसके ऊपर। यदि आपने किसी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से अपना बीटेक कंप्लीट किया है तो आपको अच्छी खासी जॉब मिल जाती है, और आपकी ब्रांच के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसका स्कोप क्या है। जैसे आप हम सीएस की बात करें, मैकेनिकल की बात करें, तो इनकी अच्छी खासी जो है मार्केट में डिमांड रहती है और इनकी जो सैलरी है वो भी अच्छी खासी सैलरी इसकी इनकी रहती है। यानी कि मिनिमम यदि सैलरी पैकेज की हम बात करें तो मिनिमम सैलरी पैकेज यदि किसी आपने अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से किया है तो मिनिमम जो सैलरी पैकेज है आपका 12 लाख पर एनम का भी होता है, आपका 15 लाख पर एनम का भी होता है। यानी कि अच्छा खासा सैलरी पैकेज आपको मिल जाता है यदि किसी आपने अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से किया है, ब्रांडेड कॉलेज से, क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट होना बहुत जरूरी है। यदि आपका कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है जॉब को लेने में। यानी कि यदि आपका गैप हो जाता है महीने का, 1 साल का, 2 साल का, तो बहुत टिपिकल हो जाता है फिर आपको जॉब लेना। तो इसीलिए अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी की हमें जरूरत होती है, क्योंकि हमने वहां से अच्छी चीजें हमने पढ़ी है और कैंपस प्लेसमेंट होना बहुत जरूरी है। तो साथियों ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपकी क्लियर कर दी है। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और साथियों यदि आपको लगा है कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके की अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।